चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज इंटरनेशनल लिंकेजेस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है 6.1, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। इसमें कुछ ये 9 टॉपिक्स आपको टोटल पढ़ने होंगे जो मैं अब आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। मैं साथ ही में आपको हैंड रिटन नोट्स भी ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। हमारी कोशिश रहेगी कि साथ ही में हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ते चले जाएं सो दैट घर पे आपको दिक्कत ना आए एकदम। आइए, सबसे पहला टॉपिक है बीओपी। वेल गाइस, बीओपी की फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एज वी ऑल नो। आराम से बस समझते जाइए जो मैं कह रहा हूं, बाकी हम हैंड रिटन नोट्स में से पढ़ाते जाएंगे आपको। जहां कुछ लिखने का होगा मैं आपको बता दूंगा। ऊपर देखिए, सभी लोग ऊपर देखिए प्लीज, जो भी लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं। BOP, balance of payment, how one defines it? Well, balance of payment is a systematic record of all the economic transactions between residents of home country and rest of the world. इसको आप दूसरे सेंस में भी बोल सकते हैं। बीओपी इज एन इकोनॉमिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस इन बिटवीन आवर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपको बीओपी की पहली वाली डेफिनेशन याद आ जाएगी, जिसमें आपको पढ़ाया गया था दैट बीओपी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ होम कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सिर्फ समझने के लिए अगर हम बोलें तो हम ये कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली शोज ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन आवर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल इसका मतलब ये है कि अगर हमारे देश से बाहर पैसे जा रहे हैं या बाहर से हमारे देश पे पैसे आ रहे हैं किसी भी वजह से, वो वजहें क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, ये सारा का सारा रिकॉर्ड होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट टेल्स अस दैट इट इज एन इकोनॉमिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक इकोनॉमिक रिकॉर्ड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस बिटवीन आवर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीनिंग क्लियर सबको? मीनिंग क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मैं आपको सिखाता हूं मेरे बेटे। देखिए, व्हेन आई से कंपोनेंट्स तो याद रखें बच्चे, दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं इसमें, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगर आपने सेम टू बहुत अच्छे से ही पढ़ लिया है तो सेम टू के अंदर आपको कंफ्यूज किया जाता है बाय राइटिंग फाइनेंशियल अकाउंट। वाई आई वुड से कंफ्यूज किया जाता है बिकॉज वो 1999 के बाद कुछ देश उसको फॉलो करते हैं, लेकिन चलो मैं उस पर नहीं जा रहा। आपके लिए सिर्फ करेंट और कैपिटल अकाउंट ही है। आइए बात करते हैं इनमें क्या क्या आता है। वेल, करेंट अकाउंट में आता है गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर्स लिख रहा हूं सिंपली। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जो आपका दिमाग कह रहा है मेरे को मालूम है, लेकिन उसमें मेरे को थोड़ी सी काट छांट करनी पड़ेगी। आपका दिमाग ये कह रहा है कि मैंने 12वीं में पढ़ा हुआ है कैपिटल अकाउंट में आती है वो ट्रांजैक्शंस जो असेट्स एंड लायबिलिटीज को इन्फ्लुएंस करें। यही आपके दिमाग में आ रहा है इन केस यू हैड इकोनॉमिक्स इन 12th। मैं आपको बता दूं, आपकी रीडिंग लायबिलिटी वर्ड यूज ही नहीं करती। तो आपको ये समझना है कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कौन सी आइटम्स आती है, विच आर रिलेटेड टू एसेट्स। लेकिन यहां पर भी एक कैच है, बेसिक बढ़िया पकड़ोगे तभी तो मजा आएगा आपको करने में। देखिए, यहां पर एसेट्स का मतलब वो एसेट्स नहीं है जो आप सोच रहे हो, स्पेशली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो कि मशीनरी एसेट हो गई, लैंड। यहां पर वो एसेट्स नहीं है, यहां पर एसेट्स का मतलब है फाइनेंशियल एसेट्स। यहां पर एसेट्स का मतलब है फाइनेंशियल एसेट्स। बच्चा कहता है ये कौन सी एसेट होती है? देखो जी, फाइनेंशियल एसेट होती है विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फिजिकली। लाइक सर, शेयर्स खरीद लिए आपने विदेश में किसी कंपनी के, इट्स अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आपने न्यूयॉर्क में लैंड खरीद लिया, इट्स अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। लैंड थोड़ा ना न्यूयॉर्क से उठा के यहाँ ले आओगे। यहाँ पर एसेट्स का मतलब ध्यान रखना, ये मशीनरी नहीं है। मशीनरी मर्चेंडाइज मानी जाएगी, गुड्स मानी जाएगी। यहां पर एसेट्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स। अभी मैं आपको हैंड रिटन नोट से सारा पढ़ा के भी दूंगा, ये चैप्टर की चटनी बना देंगे अभी हम हाथों हाथ। समझ लेंगे पहले कॉन्सेप्ट, फिर रीड करके खेल ही खत्म कर देंगे। बोलो जी, यहां तक बात समझ आ गई? करेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हो गए गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट के आपके कंपोनेंट्स हो गए एसेट्स। हालांकि बैक ऑफ योर माइंड यू वर टोल्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज, आपकी रीडिंग डू नॉट यूज द टर्म लायबिलिटी, इट ओनली यूजेस एसेट्स। और एसेट्स में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट द नॉर्मल एसेट्स जो आप सोचते हो, यहां पर लिया जाएगा फाइनेंशियल एसेट्स। ये बात क्लियर? श्योर हो सब लोग? लाइबिलिटी आती नहीं, कुछ कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर, कोई यूज नहीं करना, वो सिर्फ समझाने के लिए आप। जी, सिर्फ फाइनेंशियल एसेट है, नहीं वो वहां पर भी फाइनेंशियल एसेट था, वो आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब एक चीज और, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं आपको टॉपिक को। अब मेरा बच्चा, अगर सिर्फ गुड्स की बात करें, इसको इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड।
क्या बोलते हैं गाइस? बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अब तक हमने क्या सीख लिया है? हमने सीख लिया है बीओपी और उसके कंपोनेंट्स। बीओपी क्या कहता है? इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन आवर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंपोनेंट्स में दो कंपोनेंट्स हो गए, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आ जाते हैं गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट्स, गुड्स को बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एसेट्स आती है। एसेट्स मींस फाइनेंशियल एसेट्स। अपनी सहूलियत के लिए आप दिमाग में रख सकते हैं सर्टेन लायबिलिटीज, बट आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग योर रीडिंग्स। योर रीडिंग्स डू नॉट यूज द टर्म लायबिलिटीज। चलें आगे। थर्ड इसमें टॉपिक आता है सिंपल रूल। मेरा बच्चा सिंपल रूल ये है, आपको मैं लिख के दे देता हूं। इसको हम कहते हैं सिंपल रूल ऑफ बीओपी। ये रूल कहता है कि अगर आपने पेमेंट करी विदेश में तो ये नेगेटिव आइटम है, और अगर विदेश से रिसीट आई आपके पास, बैठो मेरे बच्चे फटाफट, तो ये पॉजिटिव आइटम है। सो अगर आपने पेमेंट करी है तो ये नेगेटिव आइटम है, और अगर आपने रिसीव किया है, रिसीट आई है आपके पास, तो ये पॉजिटिव आइटम है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, व्हेन आई से नेगेटिव आइटम तो उसको डेबिट आइटम लिखा जाता है, पॉजिटिव आइटम उसको क्रेडिट आइटम लिखा जाता है। जो लोग कॉमर्स से नहीं है, मैं बता दूं, डी आर स्टैंड फॉर डेबिट, सी आर स्टैंड फॉर क्रेडिट। ये टर्म मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल को आप रीडिंग्स पढ़ो या हमारे नोट्स पढ़ो तो ये टर्म आपको कंफ्यूज ना करे, स्पेशली इफ यू आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। तो अब तक क्या हो गया है, मैं सर आपको फटाफट से रिव्यू दे देता हूं ताकि आपकी क्लास खराब ना हो। वी हैव जस्ट स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6, इंटरनेशनल लिंकेजेस। आइए देख लीजिए एक बारी। तो हमारा पहला टॉपिक जो है दैट्स कॉल्ड बीओपी। सो बीओपी की फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन आवर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश से बाहर पैसा जाए या बाहर के देश से हमारे यहाँ पैसा है, वो सारा रिकॉर्ड कहाँ पे आएगा? बीओपी में। कंपोनेंट्स राज्य दो होते हैं इसके, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर आ जाते हैं, गुड्स मतलब बीओटी। कैपिटल अकाउंट में आप जब छोटे बच्चे थे तो आपको सिखाया गया था असेट और लायबिलिटी। आपकी यहाँ की रीडिंग लायबिलिटी कोई टर्म यूज नहीं करेगी, आपको सिर्फ क्या बोलना है? एसेट्स। और एसेट्स में भी दिमाग में रखना है, इट इज फाइनेंशियल एसेट्स, नॉट द नॉर्मल एसेट्स। अब थर्ड टॉपिक है, व्हाट इज द सिंपल रूल ऑफ बीओपी। सिंपल रूल सेज कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो नेगेटिव आइटम है, और रिसीट आ रही है तो पॉजिटिव आइटम है। बताइए गाइस, यहां तक कोई भी डाउट? बोलिए मेरा बच्चा, यहां तक कोई भी डाउट? आगे बढ़े। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, परफेक्ट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो यहां से खोलेगा आपके लिए पूरे टॉपिक को। आई रियली होप कि आप इसको इंटरेस्ट के साथ सीखें, मजा लेके सीखें। आइए ध्यान लगाते हैं। ये है एक्सटर्नल अकाउंट मस्ट बैलेंस। इट सेज एक्सटर्नल अकाउंट मस्ट बैलेंस। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। आप सभी से विनती है, इसको छोड़ना नहीं, इसको गर्दन से पकड़ लेना है। आइए पहले एग्जांपल से सिखाते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। आर वी रेडी? अभी कुछ नहीं उतारना गाइस, आई नीड योर एनर्जी। ऊपर देखो सब लोग, कम ऑन, बोर्ड पे देखो। देखिए, आपने अभी अभी मेरे को बोला दैट बीओपी कंप्राइजेस ऑफ करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, यस और नो? बोलिए, इस बात से मैं वो रखते हैं आप, इत्तेफाक रखते हैं कि भाई बीओपी इज इक्वल टू करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। क्लियर ये बात? ऊपर देखो सब। अब मैं एक ट्रांजेक्शन लेता हूं आपके लिए। ट्रांजेक्शन ये है, आई हैव परचेज्ड अ मशीन से $10,000 की, ठीक है, फ्रॉम यूएसए फॉर एग्जाम्पल। सो आई हैव परचेज अ मशीनरी वर्थ $10,000 फ्रॉम यूएसए। यहां तक बात क्लियर? अब दिमाग चलाना है। पहले तो मुझे ये बताओ, परचेज करिए, इज इट अ पेमेंट आइटम और रिसीट आइटम? पेमेंट। डेबिट आइटम के क्रेडिट आइटम? डेबिट। नेगेटिव आइटम। ये बात क्लियर? नाउ आपने क्या परचेज करा है? मशीनरी। मशीनरी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है यानी असेट्स, या करेंट अकाउंट का पार्ट है, गुड्स? बताइए। मेरे हिसाब से मशीनरी इज करेंट अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। मशीनरी कैन बी ट्रांसफर्ड, एब्सोल्युटली शिविका जी, मशीनरी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यस और नो? नाउ सी द मैजिक। यहां पर मैं गया, लिख दिया -$10,000 यानी डेबिट आइटम। बोलो, ये बात समझ आती है? अब यहाँ पे जकड़ लेना इसको बढ़िया से। आपकी रीडिंग ना ऊपर पर बोल के भाग जाता है, आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा तभी मजा आएगा। अब यहाँ पे वो क्या, हमारा टॉपिक क्या है? एक्सटर्नल अकाउंट मस्ट बैलेंस। इसका क्या मायने है? इसके मायने ये है कि आपका बीओपी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। बच्चा कहता है ये कैसे? मैं आपके लिए फैंसी वर्ड यूज ही नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा देसी तरीके से। आइए समझते हैं। बोर्ड पे देखेंगे बेटा, ध्यान लगाएं बच्चे। मैंने मशीन खरीदी है $10,000 की, तो मुझे कितने की पेमेंट करनी है? $10,000 की। मेरे पास पहला तरीका क्या है? मैं यूएसए में ही कहीं पर्सनल लोन ले लूं, ठीक है? कितने का? $10,000।
यूएसए में ही मेरा सपोज कोई बैंक में अकाउंट है, मैंने वहां से बैंक को अप्रोच करा, मैंने कहा भाई मेरे को लोन चाहिए $10,000 का। बैंक ने कहा ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, फुलफिल करो। मैंने कहा ठीक है। अब बताओ, मैंने $10,000 का लोन ले लिया एंड आई वुड ऑब्वियसली पे दैट, यूज दैट टुवर्ड्स बाइंग मशीनरी। सेकेंड, मैं अपनी कोई पर्सनल एसेट अब्रॉड, अब्रॉड यार यूएसए भी हो सकता है, सेल कर लूं। मेरे को $10,000 चाहिए ना, मेरे भाई यूएसए में कोई एसेट पड़ी हुई है, मैंने वहीं पे बेचा, पैसे आए वहीं से वहीं निकाल दिए, मशीनरी वाले को पैसे दे दिए। बोलो यहां तक बात क्लियर? अभी टेक्निकल टर्म में घुसना ही मत, आप बस ये सोचो जुगाड़ क्या है, $10,000 कहां से जुटाए जाए सो दैट मशीनरी वाले को हम पेमेंट करो जिससे मशीनरी खरीदी है। ये दो तरीके सही लग रहे हैं, नहीं लग रहे? सही से मेरा मतलब पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। ऑल गुड। तीसरा सबसे बढ़िया तरीका, मेरे पास ना तो बाहर कोई असेट है, ना बाहर मेरा कोई बैंक में कोई जानकारी है, मेरे को कोई लोन वोन नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूंगा? एज एन इंडियन आई विल अप्रोच आरबीआई, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, टू गिव मी $10,000। अब मैं अपने देश के आरबीआई, अपने देश के सेंट्रल बैंक के पास गया, मैंने कहा बाबूजी $10,000 दे दो। बोले भाई $10,000 दे दो? मैंने कहा हाँ। कहते हैं क्या करोगे? मैंने कहा आपसे मतलब, $10,000 दे दो मेरे को, आप बताइए वो फ्री में दे देगा या उसके बदले में इंडियन करेंसी लेगा? इंडियन करेंसी लेगा। सपोज $80 का $1 है, कितने का? तो भाई आरबीआई मेरे को कहता है हमें 8 लाख रुपए आईएनआर दे दो और बदले में हमसे $10,000 ले लो। बोलो सही बात है? ठीक है। तो आपने 8 लाख रुपए का चढ़ावा सेंट्रल बैंक को दे दिया, बदले में $10,000 मिल गए, क्या करोगे $10,000 का? पे कर देंगे भाई, उस मशीन वाले को कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, ये लो अपने $10,000, हमारी मशीन हमारी हुई, आपका पैसा आपका हो। अब यहां पर मैजिक अनफोल्ड होगा, और जो बचपन में अगर आपकी कोई टर्म्स क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको अब ये खेल पूरा शबाब पर है, अब ये खेल अब आपको एंजॉय करवाते हैं इस खेल को। यहां तक समझ आ गई बात? ऊपर देखो सब, ये जो दो ट्रांजेक्शन हैं इसको अपन बोलते हैं प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स। क्या बोलते हैं? प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स। Why? Because that individual is, handling all the stuff by himself. प्राइवेटली वो या तो असेट बेच लेगा या प्राइवेटली लोन ले लेगा। आपके देश की सरकार को, आपके देश के सेंट्रल बैंक को तो परेशान नहीं करा ना। इम्पैक्ट की बात अलग है भाई, कोई पढ़ा तो नहीं, मतलब आया तो नहीं ना। आप बताओ, आप सेंट्रल बैंक को अप्रोच करे हो? नहीं करे, इसलिए प्राइवेट ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पर सेंट्रल बैंक को अप्रोच करे हो, इसको बोलते हैं ऑफिशियल, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स। बच्चा कहता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन क्या नाम हुआ? मैं बता रहा हूं भाई। एक बात बताओ, सेंट्रल बैंक ने आपको $10,000 दे दिए, अरे पक्की बात है सेंट्रल बैंक मस्ट बी होल्डिंग दैट रिजर्व, तभी तो उसमें से निकाल के आपको दे दिए। तो जो उसके पास रिजर्व्स होता है, कंप्राइजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी एज वेल एंड होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, यहाँ पर हम सिर्फ फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता उसके ऑफिशियल एक्सचेंज रिजर्व को छेड़ा गया है? उसने अपने ऑफिशियल एक्सचेंज रिजर्व में से कुछ पैसा डॉलर्स निकाल के आपको दिए हैं। तो डोंट यू थिंक दिस शुड बी कंसीडर्ड as official reserve transaction, because this transaction is gonna affect the central bank's official reserves? Yes or no बेटा? बोलो, ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? हाँ जी। आप अगर जमीन भी खरीदोगे तो आपको पैसा चाहिए, पैसा कहां से जुटाओगे? या तो पर्सनली या सेंट्रल बैंक से डॉलर लेके। अब गोरे को आप अगर इंडियन रुपी दे दो, वो गांधी को पहचानेगा ही नहीं। हाँ, तो वो डॉलर कहां से आएंगे आपके पास? वहीं से। हाँ, क्यों नहीं दे सकते भाई? आजकल तो, अरे आजकल तो भाई मल्टी नेशनैलिटीज होती है लोगों की, उसमें क्या है? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट प्लीज बताइए। वे आर इन द मिडल ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपका अगर यहाँ डाउट फंस गया तो फिर मजा नहीं आएगा, मजा खराब हो जाएगा। मैक्रो को पीस के रख देंगे, बस आप कंसेप्चुअली पकड़िए। जी, वी हैव गॉट अ क्वेश्चन, टू बैलेंस द करेंसी रेट इट सेल्स एंड परचेज। वो बाद में आएगा मेरा बच्चा, वो बाद में आएगा कि बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, वो अलग चीज है बाबू। वो भी 5 मिनट बाद करते हैं उस बारे में बात, वो टॉपिक ये लगे मेरा बच्चा। यहां तक क्लियर? अब आपको 3 अटैक करने पड़ेंगे, 3 अलग अलग तरीके से। अगर आपने एक भी फेल किया तो आप कंप्लीटली समझ नहीं पाओगे टॉपिक को।
पहला अटैक। क्या आप ये मानते हो इन तीनों ही ट्रांजेक्शन्स में या तो आपकी असेट कम हुई है या तो लायबिलिटी बढ़ी है? सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए। या तो आपने पर्सनली अपनी असेट बेची, या तो पर्सनली आपने लायबिलिटी ले ली, और या तो आपने आरबीआई को जाके उसको बोला कि मेरे को डॉलर्स दे दो, तो इन अ वे आरबीआई के जो ऑफिशियल रिजर्व थे वो आरबीआई की एसेट थी, वो कम हो गई। ये सुनो, पक्की बात। अब मेरे को सेकेंड एंगल पकड़ के दो। अगर एसेट कम हो रही है या लायबिलिटी बढ़ रही है, डोंट यू पीपल थिंक इट मस्ट इंप्लाई इनफ्लो ऑफ मनी? यस और नो? भाई असेट बेचेगा तो पैसा आएगा, लोन लेगा तो पैसा आएगा, तो यानी इनफ्लो ऑफ मनी है। भाई इनफ्लो ऑफ मनी मतलब रिसीट, और ये आएगा प्लस $10,000 क्रेडिट। हमेशा ही बराबर आ जाएगा वो। आपने कहा था तीन एंगल से देखने, आपने तो दो एंगल दिखाए हैं। अच्छा, कौन से दो एंगल दिखाए हैं मैंने? कि सर इन तीनों एंट्रीज को देखो, या तो असेट कम हुई है या तो लायबिलिटी बढ़ी है, यानी इनफ्लो ऑफ मनी हुआ है, ठीक है। और सर आपने कहा कि ये कैपिटल अकाउंट में $10,000 क्रेडिट हो जाएगा इस वजह से। तीसरा एंगल क्या है बताता हूं। पहले बताओ, यहां पर कोई लड़ाई करनी है किसी को? इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली आई विल मूव। या डिड नॉट गेट द पॉइंट, कैपिटल अकाउंट वन। या श्योर शिविका जी। देखिए शिविका जी, हमें यह समझना पड़ेगा कि हमने ये जो $10,000 की पेमेंट करनी है, आई विल बी डूइंग दैट पेमेंट आइदर थ्रू प्राइवेट ट्रांजेक्शन और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, राइट? नाउ forget about whether it is a private transaction or an official reserve transaction. You just focus कि इन तीनों ही ट्रांजेक्शन्स में राजे, या तो आपकी एसेट कम हो रही है या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। अब लॉजिकली सोचो, अगर आपकी एसेट कम हो रही है दैट मींस यू मस्ट बी सेलिंग आउट एसेट्स, और अगर एसेट बेच रहे हो तो पैसा आएगा, और अगर आप लोन ले रहे हो बेटा, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो अगेन आपके पास पैसा आएगा। पैसा आना मतलब क्रेडिट आइटम, जो हमने सिंपल रूल ऑफ बीओपी में किया था। सर वाई इन कैपिटल अकाउंट? बिकॉज आपने तो बताया कैपिटल अकाउंट कंप्राइजेस ऑफ एसेट्स, और ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं जितनी भी, अगर आप नोटिस करें। लाइबिलिटी आप कहते हो आपने तो यूज कर लिया, आपकी रीडिंग नहीं करती, बिकॉज ये बहुत ही छोटा कंपोनेंट है कि आप प्राइवेट जाके अपना लोन ले लोगे बाहर, इसलिए आपकी ये करेंट रीडिंग प्राइवेट लाइबिलिटी को लेती ही नहीं है एज सच। क्लियर? अब आते हैं तीसरे एंगल पर, जो आपको हमेशा से फंसता था। शिविका जी का क्वेश्चन आया, इफ मशीन इज परचेज बाय द पर्सनल सेविंग्स, हाउ विल इट अफेक्ट द एसेट? एक बार बताओ, ठीक है पर्सनल सेविंग, आप बताइए वो पर्सनल सेविंग यूज तो करी होंगी आपने। ये पर्सनल सेविंग यूज करना ही हुआ, आपकी पर्सनल असेट अब्रॉड सेल करना। आप बताइए, आपकी पर्सनल सेविंग यूज करके मेरा बच्चा आपने मशीन ले ली, इन वे आपकी असेट कम हो गई ना। सो कॉल्ड योर पर्सनल सेविंग वाज योर एसेट, पर्सनल एसेट। इफ यू हैव यूज्ड दोस पर्सनल एसेट इन ऑर्डर टू पे, तो आपकी पर्सनल एसेट्स कम हो गई शिविका जी। तो आप कान ऐसे पकड़ लीजिए, वैसे पकड़ लीजिए। यप। अब जो थर्ड तरीका है वो समझने का, वो 12th से बच्चों को परेशान करता है। कैन यू प्लीज गो थ्रू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अगेन? या श्योर निशांत जी। पहली बात, आपको ये पता है कि अगर मुझे ये $10,000 की पेमेंट करनी थी, तो ये तीन तरीके थे राजे मेरे पास, जिसमें से दो को आपने बोला प्राइवेट ट्रांजेक्शन, एक को बोला ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। मेरे राजे, चाहे तीनों में कोई भी ट्रांजेक्शन आप देख लो, तीनों में एक चीज कॉमन मिलेगी, या तो असेट कम हो रही है या तो लायबिलिटी बढ़ रही है। यस और नो? अब मेरे को सोच के बताओ, या अगर आपकी असेट कम हो रही है या लायबिलिटी बढ़ रही है, दोनों ही सूरत हाल में पैसा तो आएगा, क्योंकि असेट कम हो रही है, असेट बेच लो पैसा आएगा, लोन बढ़ा रहे हो लायबिलिटी ले रहे हो पैसा आएगा। ठीक है। दूसरा एंगल, अगर ये पैसा आएगा तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट आइटम है, और ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट डील्स विद एसेट्स। ठीक है। थर्ड एंगल मैं बता रहा हूं जी निशांत। थर्ड एंगल है जो 12 से आपको परेशान करता है। देखिए, ये एंट्री क्या थी? परचेज द मशीन, $10,000। मैं कलर चेंज कर देता हूं। इसको राजे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी स्टेटस किया गया, अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए किसी इंडिविजुअल ने एंट्री करी है। आपने मशीन इसलिए थोड़ा ना लिया कि देश का बीओपी बिगाड़ना है, आपने मशीन इसलिए लिया क्योंकि आपको उसका कोई यूज है। दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। अब उस घाटे को पूरा करने के लिए, घाटा भी क्या बोले तो टेक्निकल भाषा में बोल रहा हूं, उसके लिए पेमेंट तो करोगे ना, उसकी पेमेंट की जो एंट्रीज हैं ये मिला के, इसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। एकोमोडेटिंग आइटम्स। सो ये कौन सी होगी? एकोमोडेटिंग आइटम्स। और ये कौन सी हो गई? ऑटोनॉमस।
तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन होती है, उसकी वजह से बीओपी सरप्लस से डेफिसिट में चला जाता है, देन उसके लिए एकोमोडेटिंग आइटम होती है विच मेक्स बीओपी इन इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाई द टॉपिक इज एक्सटर्नल अकाउंट मस्ट बैलेंस। हियर एक्सटर्नल अकाउंट इज बीओपी, बीओपी विल ऑलवेज बैलेंस, क्योंकि जैसी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन होगी उसको सही करने के लिए यू विल बी हैविंग एन एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन एज वेल। बोलो जी, यहां तक क्लियर? अभी भी मैं आई कैन सेंस, इतने सारे बच्चे ऑनलाइन है, आई कैन सेंस कि अभी वो फिनिश नहीं मिली आपको। आइए एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एक और एग्जांपल करते हैं। ये बताओ, बीओपी इज इक्वल टू करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, ये सही बात है कि नहीं है? सही बात है। अब मेरे भाई मैंने स्टॉक्स खरीदे नैस्डैक पर, साधारण भाषा में बोलता हूं, ये यूएसए से मैंने शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, $10,000 के ही खरीदे। अब मेरे को बताना, डोंट यू थिंक $10,000 मेरे कैपिटल अकाउंट से चले जाएंगे? बताओ क्यों? एसेट है। अब इसको पे करने के लिए क्या करोगे? या तो ये, या तो ये, या तो ये, अगेन यहीं पे प्लस हो जाएगा। समझो बात को, बीओपी तो बैलेंस रहा ना। बात को समझना है कि जो आपकी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है ये, इट कैन टेक प्लेस इन करेंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है इट शैल ओनली टेक प्लेस इन कैपिटल अकाउंट। बात समझ आ गई सर? जो जो लोग घर पे भी देख रहे हैं, यहां तो जो बच्चे हैं कर ही रहे हैं सवाल, जो लोग घर से देख रहे हैं बताइए, क्लियर है? ईशा जी बहुत लेट हो गए आप तो। हाँ जी, यहां तक कोई भी दिक्कत है तो प्लीज पूछे। अभी हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ेंगे, एकदम फिनिश करेंगे बढ़िया से खेल को। बोलिए यहां तक क्लियर सबको? अरे बाबू हाँ ना तो बोलिए। चलिए, डेबिट हेयर इज एकोमोडेटिंग, या एब्सोल्युटली डेबिट हेयर इज नॉट एकोमोडेटिंग, क्रेडिट हेयर इज एकोमोडेटिंग। डेबिट ट्रांजैक्शन यहां पर ऑटोनॉमस है बेटा। आपने पहले शेयर्स खरीदे जिसकी वजह से आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वो डेबिट आइटम है। अब उसको पैसा देने के लिए आप या तो अपनी असेट कम करोगे या लायबिलिटी बढ़ाओगे, सो क्रेडिट इज एकोमोडेटिंग आइटम। और अगर आपका वाला चाहिए, मैं एंट्री चेंज कर देता हूं, ये लो। आप हुक्म तो करो कि आपको सर एग्जाम्पल कोई और चेंज करना है, ये लो। अगेन लिख रहा हूं, बीओपी इज इक्वल टू करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दिख रहा है? हाँ। अब मेरी एक ट्रांजेक्शन है, मैंने ना नागपुर में रहता हूं, संतरे बेचे गोरे को $10,000 के। गोरा कह रहा आई लव नागपुर संतरा, मैंने कहा ले फिर। अब आप बताओ मेरे को कितने पैसे मिलेंगे? $10,000। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? आ रहे हैं। तो ध्यान देना सर, करेंट अकाउंट में प्लस हो गया $10,000। करेंट अकाउंट में क्यों डाला है भाई? करेंट अकाउंट में क्यों डाला है? अरे कुछ, हाँ क्योंकि पैसा आ रहा है। और संतरे, संतरे क्या है? गुड्स। गुड्स किधर आते हैं? करेंट अकाउंट। ठीक है। अब सोचो गोरे की पोजीशन, गोरा क्या करेगा? या तो गोरे का हिंदुस्तान के अंदर, बात को समझना प्लीज फोकस करना, हिंदुस्तान के अंदर कोई असट वसट बेचे वो अपनी, या हिंदुस्तान के किसी बैंक से लोन ले। हम इन दोनों को ही, क्योंकि ये बड़ी बहुत रेयर एंट्री, हम ये सिंपल सोचते हैं कि गोरे के पास इंडियन रुपी नहीं है। अब गोरा हमारे देश के सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टोरी को शॉर्ट बना रहा हूं आपके लिए, और हमारे देश के सेंट्रल बैंक से बोलेगा कि भाई हमें क्या दे दो? $10,000 नहीं, 8 लाख रुपए दे दो। और बदले में क्या ले लेगा वो? हमारा आरबीआई क्या ले लेगा उससे? $10,000। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से समझना इस बात को, कहानी समझ लो। गोरे ने मेरे को 8 लाख रुपए देने हैं, मैं संतरे बेचता हूं, $10,000 के संतरे बेचे हैं। तो गोरा कह रहा है ये लो $10,000। मैंने कहा ये क्या बना हुआ है, मेरे को नहीं समझ आता डॉलर वॉलर, गांधी चाहिए गांधी। तो उसने कन्वर्ट करा, कहता 8 लाख रुपए बनते हैं। मैंने कहा हाँ 8 लाख रुपए चाहिए। कहता हमारे पास, हम वी डोंट हैव INR। मैंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम। वो हमारे आरबीआई के पास गया, कहता जी ये लो $10,000 और मेरे को 8 लाख रुपए की करेंसी दे दो, इंडियन करेंसी। तो अब आप सोचना जरा, आरबीआई डोंट यू थिंक इन अ वे इज बाइंग एसेट, क्योंकि उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा डॉलर से। अब मुझे बताओ, अगर आप असेट खरीदते हो तो आपका पैसा आ रहा है कि जा रहा है? असेट खरीद रहे हो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। ये हो गया डेबिट, ये प्लस था, ये -$10,000 डेबिट, बराबर। दिमाग लगाओ दिमाग। एक्सटर्नल अकाउंट मस्ट बैलेंस, आपको रीडिंग दिखाऊं क्या करके छोड़ देता है ये? दिखाते हैं, मजा ही नहीं आएगा आपको। ये देखो, ये करके छोड़ दिया, दो दो आइटम लिख के छोड़ दिया। ये देखो,
ये पल्ले पड़ेगा ही कुछ नहीं आपको सर, ढंग से समझना पड़ेगा। बोलो जी, ये वाली बात समझ आ गई तो आगे बढ़े। बीट एनीथिंग बीओपी विल ऑलवेज बी इन बैलेंस ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन की वजह से, जो कि डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, जो कि करंट अकाउंट में भी आ सकती है, कैपिटल अकाउंट में भी आ सकती है। लेकिन उसकी वजह से जो एकोमोडेटिंग आइटम आएगी, जो अगेन डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आ रहा है पैसा या जा रहा है, लेकिन वो होएगी किस अकाउंट में, सिर्फ कैपिटल। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर सबको, जो भी लोग घर से देख रहे हैं? बताइए बच्चे। अरे गुड मॉर्निंग, चाय कॉफी लेके बैठो भाई, क्या हो गया? चले जी। वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट नहीं होते, इसलिए वो एसेट का पार्ट नहीं है। आप वो आप मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट से 5 में चैप्टर आएगा, पूरा आएगा, या अभी आपने एक्स्ट्रा लिया हो वहां पे सिखाया जाएगा। हाई पावर्ड मनी का पार्ट होता है वो। जी, उसमें भी कर देंगे आपकी हेल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट, इंटरवेंशन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग, क्लीन एंड डर्टी एंड डिवैल्यूएशन। ये 5 से लेकर 9 तक मैं एक साथ ही खींचूंगा आपके लिए, और फिर हम हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे आपके साथ। और मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़ जाओ, बहुत है पेपर के लिए। अपनी तसल्ली के लिए रीडिंग देखना हो देख लो, हमें कोई टेंशन नहीं। आइए शुरू करते हैं। अब जो हम आपको सिखाएंगे उसमें हम 5th to 9th आइटम सारे ही कवर कर लेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लो भाई, किसी को फोटो लेनी है ले लो भाई, यहाँ पे जो बैठे हैं। चले, अब ध्यान लगाना, आपको एक साथ ही सिखा दूंगा सारा ये, फिर पढ़ाते हैं आपको नोट्स। चलो बोर्ड पे देखो सब। आई एम अज्यूमिंग बेसिक नॉलेज ये सबको है ही कि डिमांड फॉर डॉलर्स जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, और सप्लाई फॉर डॉलर जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अगर किसी को इसमें भी डाउट है तो मैं रुक जाता हूं, मैं पहले ये भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गाइस अवेयर कि डिमांड फॉर डॉलर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई ऑफ डॉलर अपवर्ड स्लोपिंग होता है? नहीं है तो मैं ये भी समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं, शर्माने की क्या बात है। देखो सर, ये है डॉलर कर्व, ठीक है, डिमांड फॉर डॉलर कर्व। सपोज $1 80 का है, ये इसकी इतनी क्वांटिटी आ रही है। अब आप बताओ, $1 अगर आपको चाहिए तो इंडियन को कितने रुपए खर्चने पड़ेंगे? 80 रुपए। मुझे बताओ, अगर ये $1 78 का हो जाए, 78 का, तो आपके लिए डॉलर पहले 80 रुपए का एक था, अब कितने का है? 78 का। आप ज्यादा डॉलर डिमांड करोगे या कम? क्या करोगे? रिक्शा वाले को दोगे? आपको पता है आप इससे बाहर अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, बाहर घूमने जाओगे, आपको सस्ता पड़ेगा। ये सुनो, इसलिए डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड कर फॉर डॉलर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अब सप्लाई कर अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? देखो जी, ये है आपका सप्लाई फॉर डॉलर। सपोज ये $1 80 का था, अब ये $1 82 रुपीज का हो गया है, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हम ना गोरे को वो संतरे वाली गोलियां बेचते हैं, वो संतरे वाली मीठी गोलियां होती है ना, $1 की एक है। तो आप बताओ, गोरे को पहले $1 में कितनी गोलियां मिल जाती थी? 80। अब कितनी मिलेंगी? 82। $1 में ही पहले 80 गोलियां मिल रही थी, अब कितनी मिलेंगी? 82। तो गोरा खुश हो जाएगा या उदास? अगर गोरा खुश हो जाएगा तो आपसे ज्यादा खरीदेगा सामान के कम। जैसे ही गोरा ज्यादा सामान खरीदेगा, आपके पास डॉलर ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। समझ गए? तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डॉलर्स एंड सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग फॉर डॉलर्स। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सबको? तो आगे बढ़े। ये 5 से 9 टॉपिक एक साथ ही खींच दूंगा मैं अभी। चले आगे बढ़े। यप, देखिए जी, अब नोटिस करना सारे, आपको सिखाते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऊपर देखो, सपोज डिमांड फॉर डॉलर्स बढ़ गई किसी वजह से, ठीक है। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक वांट टू कीप दिस फिक्स्ड एट दिस $80, 80 रुपीज पर डॉलर। अब मेरी बात समझना, ध्यान से समझना। एक चीज की डिमांड बढ़ गई है, अगर सप्लाई ना बढ़े तो एक सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ेगा। लेकिन जितनी डिमांड बढ़ी है, अगर उतनी सप्लाई भी बढ़ जाए, तब तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? अपने पास रिजर्व्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? रिजर्व्स। उन रिजर्व्स को यूज करके शूट कर देगा। अब आप बताओ, आपकी करेंसी जो है वो तो, एक्सचेंज रेट आई शुड से, वो तो सेम ही है। ये सुनो, पक्की बात? ऑल गुड?
अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो गवर्नमेंट एज अ सेंट्रल बैंक आई शुड से ऑलवेज ट्राई टू इंटरवीन. For example, if demand for dollar increases, which should have a pressure on exchange rate to rise, लेकिन then central bank क्योंकि fixed exchange rate follow कर रहा होगा, they will make sure that it does not rise. For that, they will increase the supply by the same amount by which the demand of the dollars has increased. बोलो जी, यहां तक क्लियर? दिस इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब इसकी थ्योरी वगैरह नोट से पढ़वाते हैं आपको. यहां तक क्लियर? मैं यहां लिखते चलूंगा आपके लिए. अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है तो वो है ई से ई टू. ठीक है जी. अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल की. फ्लेक्सिबल जो डिमांड सप्लाई से डिसाइड हो. तो ये सपोज यहां पर आ गया. यहां पर आपका $1 अब 82 रुपीज का हो गया है. दैट्स E1. दैट्स फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. इसको फ्लोटिंग भी कहते हैं. और इसी में एक टर्म और भी हम ऐड कर लेते हैं. आप बताओ पहले $1 कितने रुपए का था? 80 रुपीज का. अब कितने का हो गया? 82. तो मुझे बताइए आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? पहले $1 के लिए 80 रुपए देने पड़ते थे, आज 82 रुपए देने पड़ते हैं. तो इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन. आपकी करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट. बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? जो भी लोग घर बैठे हैं यहां तक क्लियर? फिक्स एक्सचेंज का मीनिंग, इंटरवेंशन कैसे करता है वो देख लिया, फ्लेक्सिबल है वो देख लिया. अब बात करते हैं फ्लोटिंग, क्लीन एंड डर्टी. ठीक है. कई बार क्या होता है तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, है तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, लेकिन सेंट्रल बैंक कभी कभी इंटरवीन कर लेता है. और रादर है तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आई शुड से, लेकिन सेंट्रल बैंक कभी कभी इंटरवीन कर लेता है ताकि वो बहुत ज्यादा चेंजेस ना आए. उस केस में क्या होता? मैं डायग्राम को थोड़ा मेसी कर रहा हूं. सपोज डिमांड फॉर डॉलर बढ़ती, सप्लाई बढ़ाता सेंट्रल बैंक, लेकिन ना थोड़ी सी बढ़ा देता, सपोज इतनी, नॉट द होल वे. इसको करके सेंट्रल बैंक ने क्या कर लिया कि उतनी करेंसी आपकी डेप्रिशिएट नहीं हुई. आप देखो 81 तक रह गया. समझ रहे हो बात? फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या करता है? फुल पूरी सप्लाई बढ़ा देता है जितनी डिमांड बढ़ी है. फ्लेक्सिबल में क्या करता है? कोई छेड़ता ही नहीं कि भैया अपने आप डिमांड सप्लाई सेटल कर लेंगे जो भी मामला है. लेकिन बेटा अगर वो आपकी डर्टी फ्लोटिंग कर रहा है या मैनेज फ्लोटिंग कर रहा है, तो वैसे फ्लोटिंग का मतलब क्या? फ्लेक्सिबल रहे एक्सचेंज रेट. लेकिन जहां ही आपके देश को सेंट्रल बैंक को लगेगा यार मेरी करेंसी तो बहुत ज्यादा टूट रही है, फिर इंटरवीन करेंगे. और इंटरवीन इस तरह से करेंगे कि जितनी टूटनी चाहिए थी उतनी वो ना टूटे. जैसे कायदे से यहाँ पर रेट क्या होना चाहिए था? $1.80 का 82, लेकिन सेंट्रल बैंक ने जुगाड़ करके उसको 82 ना करके कितना कर दिया? 81. दिस इज कॉल्ड योर डर्टी फ्लोटिंग और मैनेज्ड फ्लोटिंग एज दे से. बोलो जी, यहां तक क्लियर? पक्की बात? चलो आगे. नेक्स्ट, अब बात करते हैं डीवैल्यूएशन. आइए समझाते हैं डीवैल्यूएशन भी डायग्राम के साथ. ये है डिमांड फॉर डॉलर्स, ये है सप्लाई फॉर डॉलर्स, ये है $1 80 रुपीज, ये क्वांटिटी. अब देखना ध्यान. सपोज डिमांड फॉर डॉलर्स बढ़ गई, सेंट्रल बैंक को एक्सचेंज रेट सेम रखनी थी, तो भाई इन्होंने बढ़ा दी सप्लाई और बड़े खुश कि हाँ देखो हमने तो फिक्स एक्सचेंज रेट रख दिया. फिर डिमांड बढ़ गई डॉलर्स की. अब अगर एक्सचेंज रेट फिक्स रखना है इनको, फिर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी. यस और नो? फिर डिमांड बढ़ गई डॉलर्स की. अब बताओ अगेन इनको मेंटेन करना है, सेम रखना है, तो फिर अगेन इनको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी. यस और नो? सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी. यस और नो? भाई आपकी जानकारी के लिए बता दें, भाई कुबेर के खजाने भी खाली हो जाते हैं अगर खसते जाओगे तो. एक लिमिट के बाद आपके रिजर्व तय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. और फिर सेंट्रल बैंक पता क्या बोलेगा? ओहो, वी आर नॉट एबल टू इंटरवीन एनी मोर. चलो एक काम करते हैं, क्या $1.80 का था, हाँ, आज से हमारी एक्सचेंज रेट जो फिक्स थी $1 = 80, लेट इट बी 82. तो ये तो एक कहावत है, चौबे जी छब्बे बनने गए और दूबे बन के आ गए. ये कर क्या रहे थे भाई? अपने अबे करेंसी तब तोड़नी थी तो वैसे ही तोड़ लेते, फ्लेक्सिबल पे तोड़ लेते. अपना एक कंगले भी हो गए, सारा रिजर्व भी खाली कर दिया, उसके बाद ना माया भी ना राम, वो एक्सचेंज रेट भी बढ़ा दिया. दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन. जहां पे मार्केट फोर्सेस नहीं आपकी करेंसी तोड़ रही वैल्यू, है ये डेप्रिसिएशन जैसा, मगर वहां पे मार्केट फोर्सेस तोड़ रही है आपकी करेंसी की वैल्यू.
यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है उसने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब तो हम इंटरवीन कर नहीं सकते, वी कैन नॉट मेंटेन दिस फिक्स एक्सचेंज रेट नाउ, एंड दैट्स व्हाई लेट्स लीव इट, और उसकी रेट ही बढ़ा दी। बिल्कुल सर, आप बताओ, आपकी पेट्रोल, आपकी गाड़ी है, वो इंडिकेट नहीं कर देती कि अब तेल खत्म हो रहा है, लेकिन आपको अब मिल ही नहीं रहा कोई पेट्रोल पंप, आप खींचे चले जा रहे हो, खींचे चले जा रहे हो, फिर एक सिचुएशन आएगी गाड़ी बंद। पेट्रोल पंप भी तो मिले पेट्रोल डालने के लिए दोस्त। हाँ जी, यहां तक देखिए, कोई भी डाउट है प्लीज पूछे। क्लियर है? फोटो खींचने खींच लीजिए, अभी हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, सारा हैंड रिटन नोट से तैयार कर लेंगे फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारा टॉपिक आता है 6-2, 6-1 अभी हो गया हमारा, इसको शुरू करते हैं जी। चलिए, पहले बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो अब 6-2 जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है एक्सचेंज रेट मेजर्स एंड यूएस डॉलर्स। एक्सचेंज रेट मेजर्स एंड यूएस डॉलर्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये भी, बड़ा ही मजा आता है इसको पढ़ने में, क्योंकि आप लोगों ने ना नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो सबने सीखी हुई है, इसमें आप सीखोगे रियल एक्सचेंज रेट, इसमें आप सीखोगे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और सबका फेवरेट आगे आएगा मंडल फ्लेमिंग मॉडल, जो पेपर में आना ही आना है। तो उसको अगर अच्छे से सीखना है तो इसकी बेसिक अगर बढ़िया बना ली, यू विल बी गोइंग प्लेसेस। चले, तो शुरू करते हैं। एक बात मैं उससे पहले आपको बता दूं, हैंड रिटन नोट्स अभी पहले पढ़ लेते हैं जितना अभी तक का टॉपिक हो गया, फिर इसको करने में भी मजा आएगा, क्योंकि हम पीछे कुछ छोड़ेंगे नहीं, फिर तभी आगे जाने में मजा आएगा। आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाओ, मैंने अभी आपके साथ एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है, देखिए, निकालिए, ओपन। और हैंड राइटिंग को लेके भाई साहब कोई गाली वाली ना दे प्लीज। चलो जी, फर्स्ट, सेकंड, पेज नंबर बता रहा हूं, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, यप, पहले 6 पेजेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ पहले 6 पेजेस, ये पहले पढ़ लो आराम से, डाउट्स ले लो, फिर मैं अगला टॉपिक करता हूँ। आज चैप्टर 6 की चटनी बना देंगे, वहां तो आज यही खत्म, अगर आज पेपर हो चैप्टर 6 का टेस्ट तो आप बोलो अभी देता हूँ जी, अभी तैयार करके खत्म कर रहे हैं इसको हम। तो पहले आराम से रीड कर लीजिए, और उसके बाद